हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फिर एक बार सऊदी अरब ने यूएई लड़ाकों पर कर दिया बड़ा एयर स्ट्राइक दोस्तों, जिसमें 7 लोगों की चली गई जान। मुस्लिम देशों में मच गया हाहाकार। क्या यूएई देगा जवाब? दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं आपको बताएंगे वाघा अटारी पर भारत की बराबरी करने चला पाकिस्तान, बना डाला इतने हजार की क्षमता का स्टैंड विशाल म्यूजियम। क्या कर पाएगा भारत का मुकाबला? तो वही डोनाल्ड ट्रंप के बाद चीन ने किया सीज फायर कराने का दावा, तो भारत ने अब इस पर दिया अपना तगड़ा जवाब। दोस्तों बताएंगे भारत की तरफ से चीन के मध्यस्थता वाले बयान पर क्या जवाब दिया गया है। वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश चुनाव से पहले क्यों खौफ में आ गया भारत विरोधी जमात इस्लामी, तारीख से मांग लिया सहारा। दोस्तों क्या भारत खेल रहा है कोई बड़ा खेल? क्या कुछ होने वाला है ऐसा बांग्लादेश में जो हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे? क्या इस चुनाव में भारत मारेगा बाजी, यानी भारत समर्थित बनेगी पार्टी? साथ ही साथ आपको बताएंगे इधर भारत ने बंद किया एयर स्पेस, तो पाकिस्तान ने खेला बांग्लादेशी वाला कार्ड। ढाका कराची उड़ान को दे दी मंजूरी। उधर बताएंगे ईरान ने ट्रंप को दी हद में रहने की धमकी, याद दिला दिया वो फेल मिशन जिसमें मारे गए थे 8 अमेरिकी सैनिक। दोस्तों कहां हमला करना है हमारी सेनाओं को पता है। ट्रंप की धमकी पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अमेरिका को दे दिया 2 टूक जवाब। खौफनाक अंजाम होगा, दे दी धमकी। उधर आपको बताएंगे पीओके में फिर से बड़े विरोध की आहट, सरकार पर लगे वादा खिलाफी के आरोप। हिल सकती है शहबाज मुनीर की चूलें। वहीं बताएंगे निशाने पर ममता बनर्जी, बंगाल में चढ़ने वाला है सियासी पारा। इस दिन पीएम मोदी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। तो वहीं दोस्तों इस राज्य में 5 जनवरी तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन में अलगाववादी लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। सऊदी अरब ने यूएई की अगुवाई वाले सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को निशाना बनाया है, जिसके बाद एक बार फिर दोनों मुस्लिम देशों में भारी तनाव बढ़ने की आशंका है। ये घटना दोस्तों ऐसे समय पर हुई है जब सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अभियान उसकी सीमा से लगे हद्रामौत प्रांत में साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के शिविरों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। पिछले महीने एसटीसी द्वारा यमन के हद्रामौत और मेहरा प्रांतों में प्रवेश करने और तेल समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया। एसटीसी के उप प्रमुख और हद्रामौत के पूर्व गवर्नर अहमद बिन बराइक ने बयान में कह दिया कि सऊदी अरब समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस शिविरों की ओर बढ़ी, लेकिन अलगाववादियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हवाई हमले किए गए। जी हाँ, यमन की सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरब के समर्थन के साथ यमन का एक कठोर कदम है और इससे साफ हो चुका है कि कट्टरपंथी इस्लामिक लड़ाके यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। बता दें कि इससे पहले पोर्ट सिटी में हुए हमले के बाद यूएई ने कहा था कि वो किसी भी तरह का तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, इसीलिए अपने सैनिकों को यमन से वापस बुला लेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि बलों की वापसी कब पूरी होगी। यानी कि दोस्तों यमन में यूएई को बड़ा झटका लगा है। इससे एक बार फिर सऊदी अरब और यूएई की अंदरूनी दरार खुलकर सामने आ चुकी है। साथ ही सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया जिसे सीधे तौर पर यूएई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल यमन के हद्रामौत प्रांत के गवर्नर ने यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी से सैन्य ठिकाने वापस लेने के लिए शांतिपूर्ण ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों एसटीसी को यमन में यूएई का सबसे मजबूत प्रॉक्सी माना जाता है। हद्रामौत में उसके खिलाफ सऊदी समर्थित कार्रवाई का मतलब है कि यूएई का प्रभाव सीधे चुनौती के घेरे में आ गया है। हालांकि गवर्नर ने साफ साफ कह दिया है कि यह युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन जानकारी से सऊदी बनाम यूएई प्रॉक्सी संघर्ष का नया अध्याय मान रहे। लेकिन ये दूसरी बार दोस्तों यूएई के लड़ाकों पर सऊदी का हमला करना, इसने बाकी मुस्लिम देशों में तहलका मचा दिया है। दोस्तों सऊदी और यूएई जो लगातार एक दूसरे के साथ हर मामले में साझा राय रखा करते थे, आज वो समय आ गया है कि सऊदी यूएई के लड़ाकों पर अटैक कर रहा है और इन दोनों देशों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि इस एयर स्ट्राइक का जवाब यूएई कैसे देता
सकता है, क्या यूएई जवाब देगा या फिर सऊदी के साथ रिश्ते बचाने के लिए चुपचाप रह जाएगा। दोस्तों ये खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब सऊदी अरबिया ने ये अटैक यूएई के लड़ाकों पर तब किया है जब भारत के साथ यूएई की सेना ने खास ट्रेनिंग ली है। दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये सेना अभ्यास अबू धाबी स्थित अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में संपन्न हुआ। यूएई में प्रशिक्षण के दौरान दोनों सेनाओं ने शहरी युद्धक तकनीकों पर काम किया। भारतीय सेना के मुताबिक ये द्विपक्षीय अभ्यास न सिर्फ दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को और गहरा करता है बल्कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस संयुक्त अभ्यास में कक्षा आधारित प्रशिक्षण और मैदानी अभियानों का संतुलित मिश्रण शामिल रहा। अभ्यास का उद्देश्य शहरी परिस्थितियों में संचालन क्षमता, आपसी विश्वास, समन्वय और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना था। ऐसे में खास बात ये मानी जा रही है कि जिस प्रकार से सऊदी और यूएई के बीच में एयर स्ट्राइक जैसा खेल चल रहा है, दोस्तों क्या भारत से प्रशिक्षण लेकर यूएई सऊदी पर अटैक करेगा? आखिर क्यों सऊदी के साथ झड़प के बाद ही इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया? ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। लेकिन अगर सऊदी और यूएई के बीच में झड़प शुरू होती है दोस्तों तो फिर ऐसा माना जा सकता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अब देखना ये होगा कि यूएई क्या अटैक करेगा या फिर चुपचाप इस एयर स्ट्राइक के दम को झेल जाएगा। ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हर जानकारी को पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने वाघा अटारी बॉर्डर पर नए एरिना का उद्घाटन कर दिया। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर क्रॉसिंग पर नए बने इस एरिना को गुरुवार 1 जनवरी को खोला गया है। पाकिस्तान ने अपने नए एरिना में एक म्यूजियम और पार्टीशन थीम वाला पार्क बना डाला। दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी साइड के स्टैंड में लोगों के बैठने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अभी तक बीटिंग रिट्रीट के समय पाकिस्तान इस साइड में भारत के मुकाबले काफी कम लोग बैठ पाते थे। पाकिस्तान के लाहौर और भारत के अमृतसर शहर में बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के बीच मुख्य जमीनी रास्ता है। ये बॉर्डर कैदियों की अदला बदली और यात्रियों की आवाजाही के लिए एक मुख्य पॉइंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा ये रोजाना होने वाली झंडा उतारने की सेरेमनी के लिए भी पहचान रखती है। दोनों देशों की बॉर्डर फोर्स का यह मिलिट्री रिचुअल देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो ब्रॉडकास्टर ने बताया है कि अभी तक उनकी साइड में लोगों के बैठने की क्षमता 7500 थी। दर्शकों के बैठने की क्षमता अब बढ़ाकर 25,000 दर्शकों की कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 7500 से सीधा 25,000। एरिना के विस्तार के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा में कई नए निर्माण जोड़े गए हैं। यहाँ भारत विभाजन को दर्शाने वाले थीम पार्क में रेलवे स्टेशन, मिलिट्री उपकरण और शहीदों के स्मारक के मॉडल हैं। पाकिस्तान ने यहाँ लगे अपने झंडे की ऊंचाई भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर लगे अपने राष्ट्रीय झंडे की ऊंचाई 139 मीटर यानी 456 फीट कर दी है। पंजाब सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की विरासत को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया गया है। दोस्तों लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की बराबरी कर पाएगा पाकिस्तान? तो आपको बता दें दोस्तों कि आज पाकिस्तान ने जाकर के वाघा पर ये अमेंडमेंट किया है, ये चेंजेस किए हैं, ये बढ़ोतरी की है। लेकिन भारत के दर्शक की क्षमता 15,000 से 25,000 बहुत पहले से ही चले आ रही है। वहीं दोस्तों 2018 में इसका उद्घाटन कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान ने 2026 में इसकी बढ़ोतरी की है। ऐसे में चाहे किसी चीज में बढ़ोतरी करनी हो या फिर देश में विकास करना हो या फिर युद्ध में जीतना, भारत के आगे हर तरीके से फेल है पाकिस्तान और भारत की बराबरी वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर आप भी मानते हैं ये बात तो कमेंट में इंडिया इज द बेस्ट जरूर लिखिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप के बाद चीन ने किया सीज फायर कराने का दावा, भारत ने कर दिया खारिज। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए दुनिया के नेताओं में होड़ लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब क्रेडिट की इस लड़ाई में चाइना ने एंट्री ले ली है। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही किसी भी तीसरे पक्ष की ओर से ऐसी किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। लेकिन जो भी देश सीज फायर में जबरदस्ती अपनी नाक घुसाता है, पाकिस्तान उसी के गुण गाने लगता है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत, पाकिस्तान और कंबोडिया, थाईलैंड समेत कई तनाव वाले क्षेत्रों में शांति के लिए सुलह कराने का क्रेडिट लिया। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन पाकिस्तान फिर से चीन को सपोर्ट में खड़ा हो गया। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कह दिया कि वो चीन के रुख का सपोर्ट करता है। अब ऐसे में भारत ने चीन के इस दावे को पूरे तरीके से खारिज करते हुए दो टुक जवाब देते हुए कहा कि सीज फायर के फैसले में कोई तीसरा पक्ष शामिल था ही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना, कोई भी शामिल नहीं था। भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान के
के साथ सीज फायर पर सहमति। दोनों देशों के DGMOs के बीच हुई बातचीत के बाद हुआ। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान लगातार हर उन देश के लिए हामी भर दे रहा है जो ये कह रहा है कि हमने ही पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर करवाया, मध्यस्थता करवाया। ऐसे में पाकिस्तान की इस चाल पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ना तो वो अमेरिका को नाराज करना चाहता है, ना वो चीन को, लेकिन ऐसे में अमेरिका यानी मिस्टर ट्रम्प को भी पाकिस्तान से जवाब मांगना चाहिए कि मैंने शांत करवाया या फिर चाइना ने। आखिर पाकिस्तान ने दोनों में हामी कैसे भरी, क्योंकि दोस्तों जो हुआ ही नहीं, अगर उसी चीज की लड़ाई है तो फिर बात आगे तक जानी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश चुनाव से पहले क्यों खौफ में आया भारत विरोधी जमात इस्लामी, तारीख से मांगने लगा सहारा। दोस्तों बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले गठबंधन और सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। चुनाव करीब आने के साथ ही भारत विरोधी रुख के लिए पहचान रखने वाली जमात इस्लामी की चिंता बढ़ रही है। कुछ दिन पहले तक चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली जमात को शायद अब अपनी जीत मुश्किल दिख रही है। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो BNP के साथ गठबंधन कर लिया जाए। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कह दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्र हित में BNP के साथ काम करना चाहती है। जमात नेता ने कहा कि उनकी पार्टी 12 फरवरी के चुनाव और नई सरकार बनने से पहले तारिक रहमान के साथ बातचीत चाहते हैं। शफीकुर रहमान ने गुरुवार शाम को BNP के दफ्तर में खालिदा जिया की शोक सभा में ये बातें कही हैं। शफीकुर रहमान ने तारिक रहमान और BNP के वरिष्ठ नेताओं से खालिदा जिया की मौत के बाद मुलाकात की। बैठक के दौरान रहमान ने BNP और जमात के लंबे समय तक रहे गठबंधन को याद किया। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में देश के हित में एक साथ काम किया है, अल्लाह ने चाहा तो हम भविष्य में भी देश के लिए काम करना जारी रखेंगे। शफीकुर रहमान ने कहा कि अगले 5 सालों में राष्ट्रीय स्थिरता के लिए और एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल बहाल करने के लिए हमें सामूहिक रूप से रचनात्मक विकल्पों पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात 2 साल की उथल पुथल के बाद बांग्लादेश में सरकार बनाने से पहले BNP के साथ एक बैठक करने की योजना बना रही है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों डरा हुआ है रहमान, क्यों डरा हुआ है ये कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी। बता दे BD न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक रहमान ने खालिदा जिया को याद करते हुए उनको बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करने वाली नेता बताया। जमात नेता की BNP से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश को एक्सपर्ट चुनाव के बारे में उनके डर से जोड़ रहे हैं। खास तौर से तारिक रहमान की ढाका वापसी के बाद BNP के पक्ष में बने माहौल ने जमात को डरा कर रख दिया है। दोस्तों वहीं आज उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग करेंगे। बांग्लादेश में इनकलाब मंचो निकालेगा न्याय के लिए मार्च। बांग्लादेश में 2024 के जुलाई आंदोलन के दौरान बने जन सांस्कृतिक संगठन बोले तो इनकलाब मंचो ने शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। संगठन ने कहा है कि वो आज यानी 3 जनवरी से 6 जनवरी तक मार्च फॉर जस्टिस निकालेगा। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंचों के संयोजक थे और पिछले साल हुए बांग्लादेश में आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। बता दें कि इसी आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार सत्ता से हट गई थी। इसके बाद हादी को बीते 12 दिसंबर 2025 को ढाका के बेजॉय नगर इलाके में रिक्शा से जाते समय बेहद करीबी से गोली मार दी गई थी। इलाज के बाद उन्हें 18 दिसंबर को मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ बता दें भारत ने बंद किया एयर स्पेस तो पाकिस्तान ने खेला बांग्लादेशी कार्ड। ढाका कराची उड़ान को दे दी मंजूरी। दोस्तों पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोले तो PCAA ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन विमान एयरबेज को ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति शुरुआती तौर पर ट्रायल आधार पर 3 महीने के लिए दी गई है, जो 26 या 30 मार्च 2026 तक वैध रहेगी। इसकी अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। यानी पाकिस्तान के विमान भारत के एयर स्पेस से होकर नहीं गुजर सकते। बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेशी एयरलाइन को ढाका से कराची के लिए उड़ान की मंजूरी दे दी है। दोस्तों PCAA के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह अनुमति पाकिस्तान की केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दी गई है। एयरलाइंस को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में निर्धारित रूट पर सख्ती से उड़ान भरनी होगी और ढाका से प्रस्थान करने से पहले कराची एयरपोर्ट प्राधिकरण को पूरी फ्लाइट डिटेल साझा करनी होगी। ऐसे में भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरलाइंस पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण पाकिस्तानी विमानन कंपनियां ढाका के लिए उड़ानें शुरू नहीं कर पा रही हैं, लेकिन विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति है। इससे बांग्लादेशी एयरलाइन को फायदा मिलेगा। तो वही आपको बता दें
ईरान में ट्रम्प के मिलिट्री इंटरवेंशन की चेतावनी के बाद आला कमानों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। स्टूडेंट व्यापारियों की गुस्साई भीड़ पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। इस शूट आउट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर चारों तरफ से घिर गए और अब ट्रम्प को धमकी देने का एक और मौका मिल गया। ट्रम्प की खुलेआम चेतावनी पर हाल ही में ईरान के सुरक्षा प्रमुख का रिएक्शन आया। उन्होंने अमेरिका को हद में रहने की हिदायत देते हुए पुराने फेलियर रेस्क्यू मिशन के घाव तक पर नमक छिड़क दिया दोस्तों, जिसमें अमेरिका की खूब बेइज्जती हुई थी। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने चेतावनी देते हुए लिखा कि इजरायली अधिकारियों और ट्रम्प के बयानों से अब पर्दे के पीछे की सारी बातें साफ हो गई है। हम विरोध कर रहे दुकानदारों के रुख और उपद्रवी तत्वों की हरकतों में फर्क समझते हैं और ट्रम्प को यह समझना चाहिए कि इस आंतरिक मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी जनता को यह जानना चाहिए कि इस दुस्साहस की शुरुआत ट्रम्प ने ही की है। उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों ईरानी विदेश मंत्री ने भी ट्रम्प को क्या धमकी दिया बता दें। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बयान से एक बार फिर क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बनता दिख रहा है। दोस्तों ट्रम्प ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह मारता है जो उनका रिवाज है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारियों ने भी देश के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल के खिलाफ कड़ी चेतावनियां दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान में ट्रांजिएंट एक्सचेंज रेट से प्रभावित लोग हाल ही में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो उनका अधिकार है। इसके अलावा हमने हिंसक दंगों की छिटपुट घटनाएं भी देखी हैं, जिनमें एक पुलिस स्टेशन पर हमले और पुलिस अधिकारियों पर मोलोटोव कॉकटेल फेंकना शामिल है। राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से अमेरिकी सीमाओं के भीतर नेशनल गार्ड की तैनाती को देखते हुए उन्हें यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति पर आपराधिक हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रम्प के बयान को लापरवाह और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ईरान के लोग अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी सेनाएं तैयार है और ईरानी संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उन्हें ठीक ठाक पता है कि आखिर हमला कहां करना है दोस्तों। यानी कि ट्रम्प के सामने ही खड़े हो गए ईरान के विदेश मंत्री और अंजाम खौफनाक होगा जैसा दे दिया बड़ी चेतावनी। अमेरिका को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ आपको बता दें मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आरएसएस पैरामिलिट्री नहीं है, ये लोग संघ को समझते ही नहीं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि संघ कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, जबकि आरएसएस का असली मकसद समाज को जोड़ना और उसे मजबूत बनाना है। भागवत ने जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोग संघ को ठीक से नहीं समझते। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक एक जैसी वर्दी पहनते हैं, मार्च करते हैं और लाठी का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इन बातों के आधार पर यह मान लेना कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन है गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो संघ को ठीक से नहीं समझता। आरएसएस एक अलग तरह का संगठन है। तो वहीं आपको बता दें ग्रीस सेना खरीदेगी इंडिया में बना बख्तरबंद वेप 8x8 व्हीकल, जमीन पर दबदबा, पानी में तैरकर होगा पार। बता दे हेलेनिक आर्मी कहलाने वाली ग्रीस की सेना भारतीय कंपनी के साथ एक बड़े हथियार सौदे पर बात कर रही है। ग्रीक सेना टाटा के वेप इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने पर विचार कर रही है, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ग्रीक सेना अपनी परिस्थितियों के लिहाज से इस व्हीकल को परखने के बाद खरीद पर आखिरी फैसला लेगी। ग्रीस आर्मी अपनी इन्फेंट्री और मशीनीकृत टुकड़ियों को आधुनिक बना रही है। इसके लिए वो भारत के इस व्हीकल पर नजर रखे हुए हैं। यूरोप सहित कुछ अन्य देश भी इस वाहन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। द प्रिंट के मुताबिक ग्रीस की टाटा के साथ ये डील पक्की हो जाती है तो वो इस व्हीकल को खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले टाटा के साथ मोरक्को ये डील कर चुका है। टाटा ग्रुप ने अफ्रीकी देश मोरक्को में कम से कम 30% स्वदेशी कंटेंट के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हुई है। तो वहीं आपको बता दें भारत के बाद अब इजराइल और तालिबान से बलूचों ने मांगी मदद। दुनिया में तेज कर दी पाकिस्तान की घेराबंदी। दोस्तों बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने के लिए मीर यार बलूच ने अपना अभियान तेज कर दिया है। मीर यार ने इजराइल और अफगानिस्तान के नाम सोशल मीडिया पर खुली चिट्ठी लिखी। मीर ने अपनी चिट्ठी में दोनों देशों से बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी के लिए मदद मांगी है। इन दोनों देशों के अलावा भारत से भी मीर यार मदद मांग चुके हैं। साथ ही मीर ने बलूचिस्तान की अलग सेना बनाने का भी ऐलान किया है। मीर यार बलूच ने इजराइल के विदेश
विदेश मंत्री के नाम अपने खुले पत्र में कहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य मौजूदा क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच इजराइल के सामने आने वाली वास्तविकताओं को पहचानता है। हमास को पाकिस्तान का समर्थन और ईरान के क्रांतिकारी धुरी के साथ उसका गठबंधन हिंसा में योगदान देता है। मीर यार बलोच ने अपने पत्र में इजराइल से कहा है कि पाकिस्तानी कब्जे से बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तान की आतंकवाद निर्यात करने की क्षमता को अस्थायी रूप से खत्म कर देगी। इससे चरमपंथी समर्थन के एक महत्वपूर्ण रास्ते बंद हो जाएगा जो इजरायली और वैश्विक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें पीओके में फिर से बड़े विरोध की आहट, सरकार पर लगे वादा खिलाफी के आरोप, हिल सकती है शहबाज शरीफ और मुनीर की चूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की भावनाएं धधक रही है। पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और सरकार के बीच बातचीत रद्द हो गई है। ऐसे में क्षेत्र में अक्टूबर 2025 के समय में लंबे विरोध और हिंसा के बाद जो शांति आई थी वो फिर से जा सकती है। पीओके में इससे पहले सितंबर 2025 में विरोध भड़का था जब कई संगठनों ने इलाके की बदहाली से नाराज होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। सरकार ने शुरू में सख्ती से मुद्दा संभालने की कोशिश की, लेकिन जब आंदोलन का दायरा फैलता गया तो जनता के आगे झुकते हुए उनके सभी मांगे पूरी करने पर सहमति जताई थी। अब पीओके के लोगों की बनाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार पर दिखावा करने का आरोप लगा दिया है। कमेटी ने कह दिया है कि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। कमेटी ने अब पाकिस्तानी सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार विरोध प्रदर्शन का दायरा पहले से भी कहीं बड़ा होगा। दोस्तों, शहबाज शरीफ सरकार से उठ चुका है लोगों का भरोसा। यहाँ तक कि पीओके के अधिकारी तक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके के हालात कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपने रिटायर्ड अफसरों को दी है, लेकिन वे लोगों की मुश्किलें दूर करने के बजाय वहाँ के संसाधनों को लूटकर पाकिस्तान भेज रहे हैं। यानी पीओके का पैसा लूटकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। दोस्तों, हर तरीके से पीओके की जनता अब बड़े विरोध की तैयारी में लग चुकी है। इन भ्रष्टाचार को देखकर और पीओके की जनता के साथ किए जा रहे छलावे को देखकर। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, या यूं कहे कि कर सकते हैं। यहाँ वे हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं और रेलवे की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये दौरा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है और यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें भारी जनसमूह शामिल होगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री 18 जनवरी को हावड़ा में भी एक जनसभा कर सकते हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ जाएगी। ये यात्राएं पश्चिम बंगाल में विकास केंद्रित शासन के प्रति बढ़ते समर्थन को दर्शाएंगी और भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को मजबूत करेंगी। ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि उनके शासन में माँ, माटी, मानुष तीनों ही असुरक्षित हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों का भी जिक्र किया था। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश में घुसपैठिए न केवल अर्थव्यवस्था पर बोझ डालते हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। अमित शाह जी ने ममता की सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, ठंड को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में इस समय अधिकतर जिले शीतलहर की चपेट में है। इसे देखते हुए पूर्व में सोमवार से बृहस्पतिवार तक 12वीं तक के विद्यालयों में छुट्टी दे दी गई थी। दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।